नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों से पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। हालांकि उससे पिछले दिनों में हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ भी देख रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं तो आपको इस चैनल पर सामान्य अध्ययन के जो सभी प्रकार के विषय हैं, जैसे कि साइंस एंड टैग है या फिर इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्रीज़ हैं, हिस्ट्री में हम लोग भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, भूगोल में भी ऐसे ही भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये जो सामान्य अध्ययन के विषय हैं, या फिर इनसे इतर हट के थोड़ा सा करंट अफेयर्स में जो करंट में चीज़ें चल रही हैं वो, या फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ऐसी वीडियोज़ आपको इस बारे में मिलेंगी। बहुत थॉरोली मेरी कोशिश रहेगी डिटेल में एक एक चीज़ आपको समझाई जाए और क्या उसका कारण है बनने का, या फिर जो न्यूज़ में रहने का क्या कारण है। हर तरीके से मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको पूर्णतः बहुत सरल भाषा में समझाऊं। तो जो अगर लोग नए हैं चैनल पर तो उनको मैं बता दूं कि आपके लिए अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएंगे कि अब ज्योग्राफी की कुछ वीडियो इस पर डाली जा चुकी है, विश्व के भूगोल की, और इतिहास की, वर्ल्ड विश्व इतिहास की भी कुछ वीडियो डाली जा चुकी है। आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है देन, और आपको अदरवाइज़ आप प्ले लिस्ट में जाके तो देख ही सकते हैं। और हम लोग अभी पॉलिटी की सीरीज़ जो कंटिन्यू कर रहे थे उसमें हम लोगों ने कल लास्ट में पढ़ लिया था पिछली वाली क्लास में कि भारत के महान्यायवादी को हमने पढ़ लिया था, अटॉर्नी जनरल के पद को हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। जो हम लोग कार्यपालिका चल रही थी हमारे संसद, हम लोग भाग 5 देख रहे थे संविधान का, उसमें हम कार्यपालिका पढ़ रहे थे। तो उसमें एक आखिरी पद जो महत्वपूर्ण पद है उसको हम और समझ लेते हैं। इसका पद का नाम है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ भारत। ये हमें थोड़ा और देखना है, जिसको हम सरल भाषा में, कई बार आपने सुना होगा कि कैग बोलते हैं, CAG बोलते हैं, या फिर CAG या फिर कैग बोलते हैं। तो आप आज की क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। हालांकि ये मैं 2 क्लासेस में लेके आऊँगा, थोड़ा पार्ट 1 पार्ट 2 करके। इस क्लास में थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक क्लास में इनको संजोना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जानकारियाँ ज़्यादा हैं, फिर बताना ज़्यादा है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे पोस्ट करने में, एडिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ ये है कि 2 वीडियो में आप उसका साथ देंगे तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि ठीक से समझ में आना चाहिए, कुछ जल्दी में कुछ छूट ना जाए। तो चलिए हम लोग उसको अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं अभी इस पद के बारे में। कल हमने भारत के महान्यायवादी को समझ लिया था, और वो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है और उससे कई सारे परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं और आएंगे भी और आ भी चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अब चलो इसको पढ़ते हैं। तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। जो भी एक एक चीज़ हम इनके बारे में जानेंगे, कोशिश मेरी ये है कि मैं थोड़ी जो गहनता वाली चीज़ें वो मैं आप लोगों को बताऊं। अदरवाइज़ हाँ, हम लोगों को, जैसे हमने कल भारत के महान्यायवादी पढ़ा, तो उसमें हो सकता है नाम पूछने कि वर्तमान के महान्यायवादी कौन है, ठीक है, या फिर सबसे पहले महान्यायवादी कौन है। तो मैं थोड़ा सा ये मान के चल रहा हूँ, ये कुछ आप अपने एंड पे भी कर लेंगे कि लिख लेंगे ऐसा, और अगर लगता है फिर मुझे कहीं रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं उनको भी बता दिया करूँगा, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जहाँ आपका गहन अध्ययन वाली बातें मैं वो बताऊँ। तो अभी हम लोग इनके पद की, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि आप कहेंगे महान्यायवादी के बारे में आपने सब कुछ कहाँ बताया, वर्तमान में कौन महान्यायवादी हैं और पहले न्यायवादी कौन है, ठीक है, या फिर कोई जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहे तो वो कौन कौन है। तो ऐसे करके नाम, ये बात सही है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन में कहीं पाया जाता है, बहुत जो वनडे एग्जाम्स होते हैं। अदरवाइज़ आपको जो गहन अध्ययन वो यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप एक सिंपल सर्च पे भी पा सकते हैं। सिंपल सर्च करेंगे वर्तमान के महान्यायवादी, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सिंपल सर्च पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आप गूगल पे एक सर्च मारें, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, तब जाके ऐसे करके आप नोट्स प्रिपेयर कर पाओगे। तो मेरी कोशिश ये है कि जो आपकी वो थकान है वो मैं थोड़ी दूर कर दूँ, और जो सिंपल सर्च वाली चीज़ है वो आप फटाफट एक बार गूगल करेंगे वर्तमान के महान्यायवादी कौन है, आपको निकल के उत्तर आ जाएगा। तो अब बहुत देर होने के बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वही है, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो एक तो सबसे पहले आता है कि संविधान में इनकी बात कही गई है, और संविधान में आर्टिकल 148 है, यानी कि 148 जो संविधान में है वो इस बारे में बताता है कि एक पद ऐसा होना चाहिए कि संविधान में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद होना चाहिए, यानी कि जो सरकार का जो सरकारी खर्चे हैं उनको ठीक से ऑडिटिंग वगैरह कर पाए, ऑडिटिंग अकाउंटिंग कर पाए, तो एक पद ऐसा भी होना चाहिए। यानी कि सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने का ये पद है कि सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है उनको थोड़ा सा रोकने के लिए ये पद बनाया गया था। अब विवादित भी रहता है ये पद, और इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं इस पद की, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यानी कि अभी पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि 148, 148 सबके आर्टिकल ध्यान रखना है कि किस पद में किसका प्रावधान। हमने महान्यायवादी को समझा था, ठीक है, उनको भी समझा था, फिर से राष्ट्रपति को समझा था, सबके आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 148 में इनके पद का प्रावधान है। इनको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक वित्त का संरक्षक भी बोलते हैं, ठीक है। लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस जो होता है
तो लोक वित्त जो पब्लिक फाइनेंस, जो पब्लिक का जो फाइनेंस है, जो हम लोग जनता के लोग है, उनके वित्त का संरक्षक बोलते हैं। यानी कि जो सरकार के पास आय आती है, राजस्व आता है बहुत सारा, वो सब हम लोगों का पैसा होता है एक हिसाब से, तो वो लोक वित्त का संरक्षक यानी कस्टोडियन, संरक्षक का मतलब कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसको लोक वित्त का संरक्षक बोलते हैं, तो आपको भारत के महान्यायवादी को, इनको, और महालेखा परीक्षक को, ऐसे महाधिवक्ता को, तो आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है। नियुक्ति इनकी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं अमूमन हम देखते हैं। और राष्ट्रपति का मतलब आपको बार बार वही पता होना चाहिए कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 यानी कि मंत्रिपरिषद की परामर्श पर राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं या स्टैम्प करती हैं। ठीक, तो योग्यता की बात करें तो योग्यताएं जो है संविधान में, जो मैंने क्रॉस कर रखा, संविधान में इनकी कोई योग्यता नहीं बनाई गई। अब ये थोड़ा सी हल्का अजीब लगता है भी है कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तो उनको ये तो ज्ञात था कि भाई ये तो बात ठीक है, जब शुरुआत में जब सरकार को ने पता कि भारत में आने वाली सरकारें, इतनी सरकारें ऐसे होंगी कि अरबों खरबों का रुपयों का लेन देन होगा, खर्च होगा, फिर कहीं पे कुछ निर्माण करना है, संरचना का कहीं पे कुछ करना है, कहीं पे किसी को योजना निकालनी है, तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। पैसा आएगा भी सरकार के पास, सरकार को खर्च भी करना है, यानी टैक्स से सरकार के पास जो आएगा। तो ये स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा भ्रष्टाचार की तरफ मुड़ जाएँ। ये बात है, मतलब ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और हम लोग जानेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने ठीक से भ्रष्टाचार को बहुत बढ़िया करके उल्लेख करा गया। ठीक है, उन्होंने एक दो क्रम नहीं, कई प्रकार बताए हैं भ्रष्टाचार के कौटिल्य ने। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको अगर बता दूँ तो उन्होंने ऐसा बता दिया कि जिस प्रकार से कोई मछली होती है, अगर वो मछली का जल में रह रही है तो हमें पता नहीं लगेगा कि कब उसने पानी पी लिया। ये एग्जाम्पल मतलब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ऐसे दिए हैं कि अगर कोई मछली है तो अगर मछली वो जल में ही है तो ये हमें पता ही नहीं लगेगा कि कब उसने पानी पी लिया। ऐसे ही संविधान निर्माताओं को ये लग भी रहा कि ये अधिकारी जो सब है ऐसे करके कि इतना पैसों में खेलेंगे, करोड़ों रुपए में खेलेंगे। करोड़ों रुपए में खेलने का मतलब है कि आवागही इनको कैसे खर्च करना है, आना है, इनके पास लेना देना है, तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए इनके पास में होगा। उसमें से बीच में लाखों रुपए का थोड़ा बीच में लाखों रुपए का घोटाला करना इनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे वो मछली के लिए पानी में कब जल में पानी पी ले पता नहीं चलेगा, अपने अंदर ले ले पता ही नहीं चलेगा। या फिर एक एग्जाम्पल और देते हैं कि कोई प्रकार, जिस प्रकार से अगर शहद है ना, बहुत मीठा शहद, अगर जिब्बिया पे हम अपने जीभ पे रख लेते हैं शहद, तो कोई व्यक्ति बिना उसके स्वाद के रह ही नहीं पाएगा, उसके स्वाद को ले बिना। यानी कि जीभ पे रखा है तो स्वाद तो अपने आप जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जीभ पे रखा है और आपको शहद जीभ पे रखा है और आपको उसकी मिठास भी पता नहीं लग रही है। तो यानी कि अब ऐसे पता नहीं चलेगा कि अब जीभ पे रखा है वो शहद, और तो ये ठीक है कि आप उसको अपनी जीभ से हिला के और अंदर को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको पता चल जाएगा कि मीठा है, और आप कब उसका स्वाद ले लेंगे ये किसी को पता तक नहीं लगेगा। यानी कि आप उसको, यहाँ पर बात आ रही है कि हम उसका स्वाद कब ले लेंगे, किसी को नहीं पता लगेगा कि अब इसने स्वाद को ठीक से चखा है यहाँ पर या नहीं। तो या तो हम जीभ अगर चलाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन जीभ में रखे रखे ही हमें कब स्वाद पता लग गया किसी को पता नहीं लगेगा। ऐसी मछली ने जल कब पी लिया ये भी किसी को पता नहीं लगेगा सिवाय मछली के, है ना। हालांकि फिर यहाँ पर बात आती है, ऐसे ही बताते हैं कि संविधान निर्माताओं ने भी सोचा कि बहुत सारे पैसों का लेन देन वगैरह होगा तो भ्रष्टाचार एक स्वाभाविक सी बात हो सकती है, तो उसके लिए उन्होंने एक पद बनाया है कि जो भ्रष्टाचार, सरकारी में भ्रष्टाचार हो सके, उसको, सरकारी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए एक पद का संविधान निर्माताओं ने सृजन किया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में है। तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी भ्रष्टाचार को रोकेगा, प्राइवेट भ्रष्टाचार को नहीं रोके। ये बात ध्यान रखना है कि प्राइवेट में कुछ जो हो रहा है, खर्चा कहाँ दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, कोई झूठा खर्चा दिखा रहा है कि 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाए, उसका बिल 50-60 रुपये का बनवा दिया, 100 रुपये का बिल बनवा दिया, ऐसा होता है। तो प्राइवेट वाले जो कर रहे हैं उनका नहीं करेंगे ऑडिटिंग या फिर अकाउंटिंग। ये ऑडिटिंग अकाउंटिंग सिर्फ भारत सरकार की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, राज्य सरकार तक बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है। लेकिन थोड़ी सी विडम्बना वाली बात यह है कि जब इनके पद का प्रावधान बताया है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे, तो योग्यताएं संविधान में नहीं डाली उस टाइम संविधान निर्माताओं ने कि कौन व्यक्ति योग्य होगा ये पद के लिए, कौन व्यक्ति हो। तो संविधान में इसका हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है योग्यताओं का कि ये योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हो, वो हमारा भारत का मतलब नियंत्रण का महालेखा परीक्षक कहलाएगा। तो संविधान में नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिर धीरे धीरे जाके 97 में जाके कानून बनाएगा। जब हम पता है कि जब कोई चीज़ संविधान में नहीं मिल रही है तो हम देखते हैं कि फिर संसद ने कोई कानून बनाया है क्या। तो संसद अगर कानून बनाती तो हम उसमें टटोलते हैं, उसके नीचे बनना और नीचे बढ़ते रहते हैं, हायरार्की जो हमने बात करी थी। तो संविधान में तो नहीं है इनकी योग्यताओं का प्रभाव। तो लेकिन फिर क्या है, CAG अधिनियम, CAG का मतलब आप वही ध्यान रखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ भारत। ठीक है, तो ये CAG सामान्यतः ये भाषा चलती है CAG या फिर कैग बोलते हैं, ऐसा लिखा मिल जाएगा। यानी कि इसको कैग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कैग, ऐसे भी आपको आर्टिकल्स में ऐसा लिखा मिल जाएगा कैग या फिर CAG। ठीक है, इनका मतलब क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक, तो कैग अधिनियम 1971 पारित हुआ। ठीक है, तब उसमें योग्यताएं बताई गई कि कौन व्यक्ति योग्य है
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद धारण करने के लिए। ठीक, तो इस वाले में अब हमें कानून यानी 1971 कब भारत का संविधान बना और कब थोड़ा सा 10-20 साल लग गए, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जहाँ पे सोचने वाली बातें वो सब ये वाली बातें। बाकी भारत का नागरिक हो स्वाभाविक है, ये बाकी जो 1, 2 या 3 लिखे इनमें से कोई एक हो तो बस, बाकी तो एक तो पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक, भारतीय हो वो तो भारत का नागरिक तो अमूमन ठीक होते हैं। बाकी लोक वित्त का विशेषज्ञ यानी पब्लिक जो फाइनेंस है उसका विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, लोक लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए, या फिर वो हो न्यूनतम 10 वर्षों तक कोई लोक सेवक हो। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट रह चुका हो। इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो, या तो ये हो या फिर ये लोक लेखा विशेषज्ञ हो, या फिर न्यूनतम 10 वर्षों तक लोक सेवक रह चुके हो। बाकी भारत का नागरिक तो हो गई जब वो व्यक्ति सब शर्त इनमें से कोई एक शर्त पूरी कर रहा हो। तो इनमें से जो ये दोनों शर्तें पूरी होंगी, ये पहली बारी, इन तीनों में से कोई एक, तो यानी कि 2 शर्त पूरी होने के व्यक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन सकता है। यानी कि वो सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर सकता है, या सरकार कोई भ्रष्टाचार ना करे और सरकार कहीं भ्रष्टाचार कर रही है तो उसको रिपोर्ट के थ्रू बताए, और फिर रिपोर्ट के थ्रू बताएगी, फिर वहाँ पे जो भी आरोपी हैं उनको सज़ा होगी या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, तो हम लोग ये समझते हैं, और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। फिर हम लोग पूरा पद का जो मतलब जिस प्रकार से विवादित है वो भी हम समझते रहना। अभी आप लोग धीरे धीरे समझते रहिए कि क्या चल रहा है। पद बना, पद क्या संविधान निर्माताओं ने बनाया शुरू में, कि क्यों बनाया, उन्हें पता है कि भाई बहुत सारे पैसों में ये लेन देन होगा। तो ये जैसे हमने पीछे महान्यायवादी वाली बात करी कि सरकार है, सरकार पे लोग पक्ष विपक्ष, अपने लोग बहुत सारे विपक्ष हैं और सब लोग आरोप लगाएंगे किसी प्रकार, तो सरकार को कई सारे केस लड़ने पड़ेंगे, कई सारे सरकार के पास सरकार के खिलाफ केस दर्ज होंगे, तब सरकार को एक वकील तो चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए। तो एक पद उन्होंने पद का सृजन किया महान्यायवादी के। ठीक, वो हमने समझा। ऐसे ही बहुत सारे लेन देन पैसों का होगा, तो इसमें स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत स्वाभाविक है कि पता ही नहीं चलेगा। जो मछली का उदाहरण ले लीजिए, शहद वाला उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, बाकी उदाहरण उसमें अच्छे खासे कौटिल्य के साथ में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। तो ये उदाहरण उन्होंने समझते हुए संविधान का मतलब उन्होंने इतने सब संविधान पढ़ा, तो कौटिल्य के साथ तो पढ़ा ही होगा, ये तो इतने जब ज्ञात हैं संविधान के निर्माता लोग। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पद का प्रावधान हुआ संसद में, लेकिन उस टाइम संविधान में कोई योग्यता नहीं बताई। योग्यता फिर संसद ने अपने आप कानून बनाया, उस कानून में योग्यता अपने आप डाली, तो योग्यता डाली, और लेकिन संविधान लिख दिया कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो नियुक्त करेंगे। वो आपको समझ आनी चाहिए राष्ट्रपति क्यों, राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति जो भी हैं अभी, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन वो जो भी राष्ट्रपति का मतलब जो भी उनके बैकएंड कौन है, पीछे कौन है, मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद का मतलब मेन पीएम, और पीएम जो पावरफुल है तो उसकी ही चलेगी। तो अमूमन अभी हाँ गठबंधन की सरकार चल रही है, एनडीए वाली सरकार चल रही है, लेकिन बीजेपी की काफ़ी उसमें प्रबल है, बीजेपी की सीटें काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी बीजेपी की और पीएम मोदी का एक जो छवि बन चुकी है उसके हिसाब से उनके डिसीजन चलते हैं, माने जाते हैं। ठीक, ये हमने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा वेतन के बारे में देख लेते हैं। महान्यायवादी में वेतन शब्द नहीं था, हमने ध्यान रखा था ना, पारिश्रमिक शब्द था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। ठीक है, जो सुप्रीम कितना था, 2.5 लाख रुपये महीना। ठीक, तो 2.5 लाख रुपये महीना मिल रहा है उनको, सुप्रीम कोर्ट के जज को 2.5 रुपये नहीं, लाख। ठीक है, ऐड कर लीजिए। तो और जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होता है, जिनको वेतन जो मिलता है वो क्या होता है, संचित निधि पर भारित होता है। भारत की जो संचित निधि है, यानी कि अब जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी हैं, इनका वेतन भी भारत की संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि और आकस्मिकता निधि, ठीक है, लोक लेखा, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम संसद पढ़ेंगे। तो संसदीय में सब संसद के बहुत चीज़ें पढ़ते रहेंगे, उसमें हम निधियाँ पढ़ेंगे, फंड्स पढ़ेंगे। तो उसी में ये क्या होती हैं हम पढ़ेंगे कि ये लिखी हुई यहाँ पे संचित निधि है, आकस्मिकता निधि है और लोक लेखा, ये 3 प्रकार की निधियाँ हैं। अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि संचित निधि में ये एक प्रकार का कोष है, खजाना है, इसमें पैसे रखे होते हैं। और पैसे होते हैं कौन से, जैसे टैक्स से जो पैसे आए, सरकार जो कहीं से जितना आय लेती है, सरकार के जो भी आय के स्रोत हैं, सरकार के जो भी आय के सोर्सेज हैं, वो सरकार संचित निधि में उसमें यहाँ पे पैसे रखे होते हैं, यानी खजाना आया, रुपए रखे होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि संचित निधि पर भारित होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि इनका वेतन कार्यकाल के दौरान, जो इनका कार्यकाल चल रहा है, जब तक का है, वो भी देखते हैं कार्यकाल कहाँ तक का है। तो इनका जो कार्यकाल चल रहा है, तो इनके कार्यकाल के दौरान इनका वेतन कम नहीं किया जा सकता। ठीक, वित्तीय आपात में अपवाद है कि जब वित्तीय आपात लगा दिया जाएगा तो इनका वेतन कम कर दिया जाएगा, लेकिन इनका वेतन साधारण स्थिति कम नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने देखा कोविड की स्थिति और भी कुछ बन गई थी, तो सरकार ने थोड़ी थोड़ी सबकी सैलरियाँ कम कर दी थी।
ठीक है। जो सरकारी कर्मचारी अन्ना उनकी सैलरियाँ कम कर दी जा सकती हैं, उनका वेतन कम कर दिया जाएगा, उन्हें जितना वेतन मिल रहा है, लेकिन इनका वेतन कम नहीं करा जा सकता। तो सामान्यतः स्थिति सिर्फ वित्तीय आपात की जो स्थिति है उसमें इनका वित्तीय आपात यहाँ पे लिख सकते हैं कि वित्तीय आपात अपवाद है। मतलब यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे, अब इसका लिखेंगे आप ऐसे लिख सकते हैं भारित होता है, यानी कि इसका मतलब लिखेंगे अर्थात इनका वेतन इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वित्तीय आपात की स्थिति अपवाद है, यानी कि वित्तीय आपात अगर लग रहा है, चल रहा है देश में, तो इनका भी वेतन कम करा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी लागू होता है, उनका वेतन भी संचित, यानी कि कहीं पर आपको ये स्टेटमेंट मिले कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है, उसका मतलब समझ जाना इनकी सैलरी नहीं काटोगे आप, ठीक। यानी कि इनको डरा धमका नहीं जा सकता कि आपकी सैलरी कम कर दी जाएगी, 2.5 लाख रुपये महीना मिल रहा है, 50,000 रुपये महीना मिलेगा, ऐसे करके इनको डराया धमकाया नहीं जा सकता, सैलरी कम नहीं करी जा सकती। और सरकारी कर्मचारी की आप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है मतलब नहीं करती सरकार, लेकिन ऐसा है। लेकिन और ये भी नहीं है कि अब इनको इनका वेतन कम करने के लिए अब ये पद को ऐसा कैसा पद है, ये पद वो है कि जो सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। जो हमने भारत की महान्यायवादी पद देखा था उसमें तो क्या था, उसमें ये था कि वो सरकार का भैया पक्ष लड़ रहा है। अब सरकार से गलत हो चाहे सही हो, वकील का काम क्या होता है, वकील को पता है कि मेरा क्लाइंट सही है गलत है या कितना गलत है, लेकिन वो जी जान लगा देता है अपने क्लाइंट को जिताने के लिए। गलत होगा तो गलत के पक्ष में भी लड़ाई पड़ा। तो भारत की जो महान्यायवादी हैं तो वो तो सरकार का पक्ष रखेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कुछ भी हो उन्हें रखना ही रखना है और करना है। भारत की सरकार ने पता भी होगा कई जगह यहाँ सरकार गलत है, लेकिन जब तक पद पे है वो, तो पद पे तो भारत की सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन ये क्या है, ये पद एक ऐसा पद है कि ये जो भारतीय सरकार के जो अधिकारी हैं बहुत सारे, वो जो उनको खर्चे दिए जाएंगे कि ये करो वो करो, जिससे वो मतलब बजट में से पैसे उनके अलॉटमेंट होंगे, तो वहाँ पर ये कहीं अगर धांधलेबाजी वो लोग करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो ये जो पद है ये उनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। यानी सरकार के खिलाफ वाला ये पद है, सरकार का अगेंस्ट पद है। जो हमने महान्यायवादी पद देखा वो सरकार के पक्ष वाला पद था कि सरकार के संग में चल रहा था, तो इसलिए उनकी सेवा शर्तें अलग थी कि भाई उनको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और राष्ट्रपति की इच्छा से हटा देंगे, लेकिन उनके लिए प्राइवेट प्रैक्टिस भी करो, ये कुछ करो, उनके लिए बहुत सारे अधिकार थे। इनके लिए क्या है कि इनके लिए हम देखेंगे अलग अलग चीज़ें और सेवा शर्तें इनकी अलग है, हर एक पद के हिसाब से रहती। तो ये सरकार के एक तरीके से विपक्ष नहीं, सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, तो सरकार के लिए ये तो अच्छे तो लगेंगे नहीं उस हिसाब से उतने। तो ये क्या है इनका, इसलिए इनका वेतन कट नहीं कराया जा सकता। इनको पदमुक्त भी हम देखेंगे, जैसे उनको तो कभी भी हटा दिया, इनको पदमुक्त भी इतना करना आसान नहीं है, इनको कभी भी नहीं हटा सकते आप इनको। यानी सरकार को तो पसंद नहीं आएंगे, हो सकता है कि भैया ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे को उजागर कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि मनमोहन सरकार की गवर्नमेंट में कितने सारे घोटाले हुए थे, वो सब ये कैग तो थे, उन्होंने कितने सारे कैग ने अपनी रिपोर्ट डाली कर दी, तो फिर लोगों ने याचिकाएँ डाली, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अधिकारी हमने देखे थे जेल भी गए थे, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये सरकार को पद उतना पसंद नहीं आया, तो सरकार इसलिए इन्हें बहुत चीज़ें रोकी गई। जैसे एक रोकी गई कि सरकार इनका वेतन कम नहीं कर सकती, यानी कि इनका वेतन संचित निधि पर भारित कर दिया, तो इनका वेतन आप तभी कम कर सकते हो जब वित्तीय आपात लगाओ। तो सरकार इतना तो नहीं चढ़ेगी कि हम इनके वेतन कम करने के लिए वित्तीय आपात लगा दें पूरे भारत में, अब इनका वेतन कम करें, आर्टिकल 360 का यूज़ करके वित्तीय आपात लगाएं। तो ऐसा थोड़ी स्थिति बन नहीं पाई। लेकिन अगर स्थिति मान लो कोई सरकार कर भी दे, तुम्हारा वेतन तो कम करके रहेंगे, वित्तीय आपात लगाएंगे उससे पहले, लेकिन तो इसका मतलब फिर जनता तो देखेगी, तो फिर सरकार को ये भी डर रहेगा, सरकार को थोड़ा कहीं डर रहेगा कि जनता अगली बार चुनाव होंगे तब हमें दिक्कत पड़ जाएगी। या फिर विपक्ष बैठा है कि विपक्ष का सिर्फ एक अधिकारी की बताओ सैलरी कम करने के लिए ने वित्तीय आपात लगा दिया, तो इसलिए स्टेप तो बहुत मुश्किल है चलना। इस कारण के लिए मतलब वित्तीय आपात की स्थिति बनेगी तो अलग बात है, लेकिन इस कारण की वजह से इनका नहीं करा जाएगा। तो इसलिए वित्तीय आपात की स्थिति आपात है, अपवाद है, लेकिन बाकी क्या है, बाकी इनका कार्यकाल के दौरान इनका वेतन कम नहीं हो सकता, इनको दिया ही जाना, आपको देना ही पड़ेगा इनको। पदमुक्त इनको कैसे कर सकते हो अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो प्रक्रिया है पदमुक्त करने की, जो कि हम जब सुप्रीम कोर्ट या जज का सिस्टम जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे अच्छे से। अभी खाली इतना समझ लो, ये बहुत जटिल प्रक्रिया, जितनी राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया जटिल है उसकी कई मायनों में उससे भी ज़्यादा कठिन है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान नहीं है, तो जितना आसान उनको नहीं हटाना, तो ऐसे ही इनको भी इतना हटाना आसान नहीं है कि इनको कैग को हटाना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सरकार को पसंद नहीं तो सरकार इतनी आसानी से नहीं हटा सकती है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया है हटाने की, और ये आपको लग रहा है तो मैं इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट जज में। और अगर कुछ लोग नए देख रहे होंगे, अगर बाद में देखेंगे तो मैं जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज को पढ़ाऊँगा तो उसकी वीडियोज़ में लिंक कर दूँगा। अभी तो हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं है, तो अभी तक के लिए थोड़ा वेट करिए। अदरवाइज इतना जानकारी रखिए, इसमें इतना ही पूछ ली कि सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया से हटाने से ही, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है, जो कि एक मायने में बहुत कठिन है। राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया जितनी कठिन है, कई मायनों उससे ज़्यादा, कहीं एक दो एंगल में ऐसा फंसेगा कि कहीं तो उससे भी ज़्यादा कठिन है, ठीक। तो इसलिए इनको हटाना आसान नहीं है, ये समझ लेते हैं। वहाँ पर ने देखा था राष्ट्रपति की इच्छा से हट जा रहे थे महान्यायवादी। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लो सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है,
कोई पद तो ना सरकार को पता है कि भाई आप, सरकार ऐसे होता है कई सारे जो अधिकारी होते हैं, जैसे जज भी, सुप्रीम कोर्ट जज का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो आपको पता है रंजन गोगोई, ठीक है, चीफ जस्टिस रह चुके थे भारत के, तो वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद में अब जब रिटायरमेंट हुई इनकी तो राज्यसभा में आ गए। तो ये चीज़ होती है कि सरकारें करती हैं ऐसे कि भाई सरकार को दिखता है कि ये पद ऐसा है, थोड़ा पावरफुल पद है, तो इससे बात करके रखो। और मतलब और ये कार्यपालिका विधायिका से अलग है जजों में खास तौर से, तो इनको रखते कि भाई आप जब रिटायरमेंट हो गए तो उसके बाद भी ज़िंदगी आपको गुजारनी है, तो आप ऐसे सरकारी पदों में आ सकते हो कि सरकार में तो कोई एज नहीं है, आप मंत्री बनने की, तो आपको सांसद बनने की कोई एज नहीं है कि आपको 65 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाओगे या 60 साल की उम्र पर रिटायर हो जाओगे। तो अमूमन देखा जाता है कि कई जो ऐसे फिगर होते हैं तो उनको राज्यसभा के थ्रू सांसद बना दिया जाता है कि कोई मंत्री कहीं पर चुनाव लड़वा दिया जाता है कि भाई आप यहाँ से खड़े हो जाएं, वहाँ से खड़े हो जाएं, तो उनको वो मिल जाता है और लगभग जीत ही जाते हैं, जिता दिए जाते हैं। तो वो इसलिए कि भाई अभी हमारे भले भले का काम करते रहो, जब आप रिटायर हो गए तब हम आपको एंट्री करा देंगे राजनीति में। तो ऐसे लोग करते हैं, तो इसलिए फिर उनको मतलब बहलाया फुसलाया जा सकता है कि अब वो अभी सरकार अपना काम निकलवा ले, अभी हमारा काम कर दो, जब आप रिटायरमेंट होगा तब आपको राजनीति में हम ले लेंगे, एंट्री करवा लेंगे। लेकिन इनके लिए आप सरकार को तो ये पद पसंद आएगा नहीं। सरकार को पद का मतलब है कि सरकार को जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कैग व्यक्ति जो है जो बना हुआ है, अगर वो बहुत ईमानदार बहुत ठीक से हैं तो सरकार के ठीक से पोल खोलेंगे अच्छे से, जहाँ उन्होंने अगर कहीं भ्रष्टाचार करे होंगे ठीक तो अच्छे से करेंगे, और ठीक से अपना काम नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि भाई कहीं वो भी फंस रहे हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर क्या है, क्या अगर ठीक से काम कर रहा हो, सरकार को पसंद नहीं आया तो सरकार फिर उससे ये भी नहीं कह सकती ना कि भाई आप आ जाओ, आप हमारे हिसाब से काम करो, जब आप रिटायरमेंट हो जाएगा आपका तो हम राजनीति में एंट्री कर लेंगे। तो वो साफ मना कर देंगे कि भाई देखो आपने संविधान खूब नहीं पढ़ा है, उसमें संविधान में कह रखा है कि अवकाश के बाद लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। यानी जो कैग व्यक्ति है जब वो रिटायरमेंट हो जाए, अवकाश मिल जाएगा, उससे रिटायर हो जाएगा, तब वो लाभ का पद धारण कर ही नहीं सकता है। यानी कि सरकार उसे इस हिसाब से लालच नहीं दे सकती कि आपका जब आप यहाँ से रिटायरमेंट हो जाएंगे तब आपको राज्यसभा या किसी सभा में आपको एंट्री करा दी जाएगी या फिर किसी राजनीति में आपकी एंट्री करा दी जाएगी, क्योंकि साफ मना कर दिया कि आप लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। यानी जब कहा जब मैं आ ही नहीं सकता हूँ वहाँ पर, तो मैं फिर क्यों ही आपके हिसाब से काम करूँ, फिर मैं ईमानदारी से ही काम कर लूँ। ये बात थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, तो ये चीज़ समझते चलना, इसलिए मैं आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि है क्या क्या, मतलब पढ़ के निकल जाए और बोल दिया, और ये मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक नहीं है हिसाब से, जल्दी से बोला कैग का 148 में ये है और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ऐसे 2-3 बातें बोली, 10 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एग्जाम में काम भी आ जाएंगे थोड़े से। लेकिन इसको ठीक से समझना है हमें कि क्या काम है, एक्चुअल में क्या है, राजनीति में क्या चल रहा है, हमें ठीक से समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में तो फ़ायदा होगा ही होगा, अमूमन हमें नॉर्मल ज़िंदगी में भी फ़ायदा होगा। हम कहीं पे किसी से डिस्कशन करेंगे तो हमें अच्छा फ़ायदा होगा, या कोई आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंटरव्यू वाली बात हो रही है तो उसमें फ़ायदा भी होगा। इसलिए कोशिश है कि ठीक से आपको समझा दिया जाए, हर एक शब्द का मतलब, हर एक जो लाइन लिखी है इसके पूरे पीछे का मतलब कि ऐसा क्यों करा गया संविधान में ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि ताकि इनको बाद में ये लालच ना दिया जाए कि भैया आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो उसके बाद भी आपका हम देखभाल कर लेंगे, आपको राजनीति एंट्री कर देंगे, अभी हमारे हिसाब से काम कर लो। तो पहले इनको रख दिया गया कि आपको बाद में लाभ का पद नहीं मिलेगा, तो इसलिए होशियारी से अपना काम करें। जितनी आपकी 6 साल की जो नौकरी है, ये 6 साल की या 65 वर्ष तक की, मतलब जो भी पहले हो जाए, मतलब कार्यकाल समझ लेते हैं। पहले कार्यकाल में क्या है कि या तो 6 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो जाए। यानी कि मान लीजिए कोई अगर 55 की उम्र पे लगा कैग बना, तो 55 की उम्र पे कैग बना, 55 उम्र उनकी, तो अगर 55 उम्र करेगा तो 6 वर्ष तक कितने हो जाएंगे, 5 6 61 के हो जाएंगे। हाँ, तो 6 वर्ष यहाँ पे, यानी 6 वर्ष पहले पूरे कर लिए, तो उनके 6 वर्ष पहले पूरे हो गए, तो 6 वर्ष तक उन्होंने कैग की नौकरी कर ली। अगर हमने मान लिया किसी की 61 उम्र है, 62 मान लो, ठीक, 62 उम्र है किसी जो व्यक्ति कैग बना, तो 62 उम्र है, तो अगर हमें इनके कार्यकाल या 6 वर्ष जोड़ेंगे, तो 6 वर्ष अगर जोड़ेंगे इसमें तो ये 62 और 6 हो गए 68 हो गए, तो 68 तो बहुत हो गए, यानी कि 68 तक की बात ही नहीं है। तो 68 से पहले 65 साल के हो जाएंगे, तो 62 से यानी कि 65 साल होने में, अभी 65 की उम्र होने में इनकी, 65 साल के होने में इनको 3 वर्ष बचे हैं, तो ये 3 वर्ष तक की नौकरी कर पाएंगे अभी। यानी जब 62 की उम्र पे लगेंगे अगर, तो 3 वर्ष तक की नौकरी कर पाएंगे, क्योंकि 65 उम्र हो जाएगी तब तक। तो 65 उम्र हो जाए, 65 साल की उम्र हो जाए उनकी, या 6 वर्ष हो जाए उनको पूरा करते काम करते करते, जैसे 55 की उम्र पे लगे तो 65 उम्र तो कम से कम 10 साल बाद होगी, 10 साल बाद ये 65 के होंगे जाके, तो 10 साल तक तो नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले 6 साल हो जाएंगे काम करते करते, तो पहले 6 साल होगा तो रिटायर हो गया, ठीक है। और मतलब रिटायर का मतलब है कि अब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। रिटायर तो वो उनकी 65 की उम्र के बाद नहीं बनेंगे, लेकिन अभी कार्यकाल खत्म हो जाएगा, बाद में अलग बात है।
तो ये कार्यकाल इनका 6 वर्ष तक चलेगा या पैकेट की उम्र पहले हो जाए तो जो वाली बात है। तो इसलिए सरकार क्या कर सकती है कि भाई आप हटा तो दो, वो कहते हैं आपके कार्यकाल के बाद आप जो 65 साल के हो जाओगे, आप कार्यकाल के बाद आपको हम कहाँ ले लेंगे, राजनीति में एंट्री करा लेंगे। तो ऐसे संविधान में मना करा गया है, यानी को इनको लाभ का पद नहीं मिलेगा, और कार्यकाल हमने अभी समझ ही लिया। ठीक, अब हम इनके कार्य और शक्तियाँ समझ लेते हैं कि इनके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। देखने में देखो 4 लाइन लग रही है, 5 लाइन लग रही है, भारत की संचित निधि ऐसे करके और हो गया, बात खत्म। और बाकी अब तो दिख रहा है, मैंने थोड़ा इस बार बड़ा लिखा है तो पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ। भारत की संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोकलेखा से खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण करते हैं। ये क्या है? दूसरा क्या है, राज्य में लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करते हैं। अभी मैं लिखना, अगर लिखने वाले हो आप तो लिखना मत, पहले समझ लेना उसके बाद लिखना, क्योंकि कई चीज़ें अभी समझने की तो अच्छे से होगा, वरना अदरवाइज आपकी छूट जाएगा कहीं पे। तो अभी हम पहले समझ लेते हैं कि ये बात क्या है, बाकी आप वीडियो रोक के बाद में लिख लीजिएगा। जो इनके कार्य हैं, इनकी शक्तियाँ हैं, वो इनको शक्तियाँ क्या क्या मिली है। एक शक्तियों में जो हम समझते हैं कैग की क्या पा सकती हैं। कैग जो व्यक्ति हैं वो संचित निधि हम बात कर चुके, थोड़ा सा बात कर चुके हैं। इसमें ये निधि यानी कि मतलब ये खजाने हैं, ध्यान रखना, इनमें पैसे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। तो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, आगे निधियाँ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इतने समझ ले लें कि टैक्स वैक्स है, यानी कि ये आकस्मिकता, मतलब जब इमरजेंसी वाली कोई स्थिति बन जाएगी तो इसमें पैसे रखें, इसमें से पैसे निकाल लिए जाएँ। जो कोरोना वाली स्थिति बनी, जैसे ये संचित निधि मैंने बताया कि सरकार के जितने आय के स्रोत हैं वहाँ पैसे रखें। लोक लेखा में वो वाले पैसे रखें जो सरकार को देने हैं, सरकार की देता है किसी को, ठीक है, सरकार के पास तो रखें। जैसे आप पीएफ होते हैं ना, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, पीएफ होते हैं, या सरकार ने डिवेंचर जारी करके जो पैसे लिए होते हैं वो सरकार को एक बार देने हैं किसी को, तो वो देने वाले जो पैसे हैं, पैसे तो होते हैं लेकिन वो सरकार को देने हैं वापस एक टाइम में, ठीक है। यानी कि जो पीएफ है, पीएफ कटता है वगैरह सैलरी में, लेकिन वो देना तो है बाद में से, जब उसकी जॉब पूरी हो जाएगी। तो जब हमें पैसे देने हैं किसी को, वो इसमें रखे जा रहे हैं। आकस्मिकता निधि में वो वाले पैसे रखे जाएंगे कि जो इमरजेंसी आने पर सरकार वहाँ से उसमें से निकाले और काम में यूज़ में ले ले, ठीक है। हालांकि वो पैसे इसमें से फिर निकाल के इसमें डाले जाते हैं। और संचित निधि में क्या है कि जो सरकार, जहाँ जितना पैसा सरकार को मिल रहा है, टैक्स आ रहा है सरकार के पास, और राजस्व जिस प्रकार से सरकार की आय हो रही है, जहाँ प्रकार से स्रोतों से, हम वो पढ़ेंगे, टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे, सरकार के कितने कहाँ से आ रहे हैं, इकोनॉमी में पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा देखेंगे। लेकिन अभी आपको निधियाँ समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। बाकी संसद पढ़ेंगे, थोड़ा सा और विस्तार में कर लेंगे कि कहाँ कौन से आर्टिकल है। आर्टिकल 266 के, एक आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में इसकी जानकारी है, ऐसे करके आर्टिकल इनके समझ लेंगे, तो वो वहाँ पे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इसमें नहीं घुसते, लेकिन इतना समझ में आ गया होगा कि संचित निधि का मतलब क्या, पैसे वाली बात आ रही है। खजाने होता है, कोष है, इसमें पैसा रखा है। तो भारत की, अब यह ध्यान रखना, ये भारत की भी संचित निधि ऐसे करके बनी हुई है। ऐसी राज्यों की अलग अलग राज्यों की भी संचित निधि है, हर राज्य की एक संचित निधि है, ठीक है, आकस्मिकता निधि है, और उनकी लोकलेखा भी राज्य की, ये राज्य की अलग अलग, हर राज्य की। और भारत सरकार की जो केंद्र है, केंद्र में भी अलग है, ठीक, केंद्र में अलग है, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना कि जो कैग है, जो केंद्र में संचित निधि और आकस्मिकता निधि और लोकलेखा, ठीक है, तो इनसे खर्च होने वाले धन, अगर इनसे धन निकाला जाता है, संचित निधि से इनसे धन निकाला जा रहा है या इससे धन निकाला जा रहा है, ठीक, अगर इससे धन जो निकाला जा रहा है तो उसका लेखा परीक्षण का मतलब होता है ऑडिटिंग, ठीक है, वो हम समझेंगे। ऑडिटिंग वगैरह और क्या चीज़ होती है कि बाकी वैसे अगर आप थोड़े जानकार होंगे तो ऑडिटिंग का मतलब पता है कि थोड़ा सा देखना कि कहाँ पे जो खर्च सब जो कर दिया आपने, तो खर्च कहाँ कर रहा है, कौन सा बिल सब कुछ चेक करना ठीक से। ऑडिटिंग का मतलब ठीक से परीक्षण करना उसका कि ये बिल फर्जी तो नहीं है, जो बिल बनवाया कौन कहाँ से, कंपनी आपने बताई ये कंपनी से, इस कंपनी से लिया तो उस कंपनी की जानकारी लेना कि वो कंपनी कब बनी है, उस कंपनी के मालिक कौन है, उसके सोर्सेज कहाँ से जुड़े हैं, किसी राजनीति वाले इंसान से तो नहीं उसके सोर्सेज जुड़े हुए हैं, जो कंपनी बनाई है आपने लिया, जहाँ से खरीदा है सामान, ये सब कुछ ऑडिटिंग में आ जाता है। परीक्षण करना कि जो भी चीज़ खरीदी है उसकी गुणवत्ता देखना ठीक से, ठीक है। अलग 3 प्रकार के हम परीक्षण भी देखेंगे, परीक्षण 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं कि ठीक से गुणवत्ता देखना, या ठीक से जो नियम कानून इनको प्रक्रिया बताई गई थी, क्रिया प्रक्रिया, उसका ठीक से पालन करा गया है नहीं करा गया है, ठीक, ये चीज़ हम उसमें देखेंगे अच्छे से, और समझेंगे कि इसका ठीक से वित्त में यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, गुणवत्ता वगैरह ये सब चीज़ क्या देखते हैं, ये भी हम अगली क्लास में और समझेंगे। लेकिन अब आपको परीक्षण का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि परीक्षण का मतलब ठीक से परीक्षण करना उसका, जो प्रक्रिया ने खर्च वर्च करा है, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि केंद्र सरकार की जो संचित निधि का खर्च हो रहा है, यानी कि धन खर्च हुआ है, उसका तो क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे कैग। और राज्यों में, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि राज्यों की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लेखा से खर्च होने वाले धन का, यानी कि यहाँ तक गया ना, धन का यानी कि राज्यों में ऐसे लिख सकते हो, राज्यों की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से खर्च होने वाले धन का
लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को हमने छोटा में लिख दिया, छोटा, यानी केंद्र में केवल ये लोग लेखा परीक्षण करेंगे, यानी कि ऑडिटिंग करेंगे केंद्र की जो सरकार का जो खर्च करेगी। लेकिन राज्यों की सरकार जो खर्च करेगी उसमें आप अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, क्या है, अकाउंटिंग यानी लेखांकन भी कर सकते हैं, और लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं मतलब करते हैं बल्कि, ठीक, राज्यों में। यानी अकाउंटिंग का मतलब पता ही है, अकाउंटिंग का मतलब यानी कि मौके पे काम करना, यानी ये कार्य जब हो रहा है उस कार्य के दौरान। लेखांकन और लेखा परीक्षण में एक मोटा अंतर इतना समझ लीजिए आप लोग कि लेखांकन का मतलब होता है कि जब कार्य हो रहा है तो उसी दौरान आप अकाउंटिंग कर रहे हैं कि ये बिल सब ले रहे हैं। अभी मतलब नहीं है कि आप बिल फर्जी लेके आ रहे हो या नकली लेके आ रहे हो, बस अभी चल रहा है। अकाउंटिंग का मतलब ये भैया हमारे पास पेपर मान लिया तो ये खर्चा हुआ इतने रुपए का, लिख लिया फटाफट, यहाँ इतने रुपये खर्चा हुआ। मतलब कि ऐसा होता है ना, अभी खर्च करा गया है 10-15 दिन बाद हम भूल जाएंगे, क्योंकि लगातार खर्च कर रहे हैं तो हम भूल जाएंगे, अच्छा वहाँ पर उस दिन कितना खर्च किया था, अच्छा उनको कितना दिया था, तो नहीं आएगा। तो इसलिए सब कुछ लिख लेना। अच्छा इनको इतने पैसे दिए, इतने लिख लिए, किनको दिए, इनको दिए, किससे लिए, इससे लिए, क्या काम था इसलिए लिए थे, इतने पैसे खर्चे, ऐसे करके अकाउंटिंग करके पूरा ब्यौरा बना लिया जाता है। अभी देखा नहीं जा रहा कि फर्जी है नकली है क्या है, बस ले लिया करा जा रहा है, ठीक 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 ठीक। बाद में ऑडिटिंग होगी, ये क्या हो रही है, अकाउंटिंग। ठीक, अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, अकाउंटिंग हो रही है, और ये अब ऑडिटिंग होगी बाद में। यानी कि इन दोनों मोटा मोटा अंतर क्या है, ये दौरान, कार्य के दौरान हो रहा है, शायद आपको ये मार्कर देखना रहा हो, कार्य के दौरान हो रहा होगा, यानी कि ड्यूरिंग द वर्क, यानी कि जो काम चल रहा है। इसकी भी इंक डाउन हो गई। ठीक है, ये दौरान, काम के दौरान, यानी कि ये दौरान चलेगा काम के, और ये क्या हो, कार्य के बाद, यानी कि जब बाद में कार्य खत्म हो जाएगा, यानी कार्य खत्म हो जाएगा, अब ऑडिटिंग होगी। ठीक है, ऑडिटिंग होगी, अब देखेंगे जो आपने बिल लगाया, ठीक, इनसे इनको इतना खर्चा दिया, 10 रुपये का बिल लगाया, 10 रुपये की मतलब 10 का मतलब एग्जाम्पल है ना, करोड़ों की बात होती है, लाखों की बात होती है। ठीक, तो ये कहाँ से लिया, कहाँ से खर्च करा, किसको खर्च करा, वो खर्च जो जिस कंपनी से सामान खरीदा उस कंपनी किसकी है, कितने महीने पहले बनी है, या कितने साल पुरानी कंपनी है, या पता चली कि कोई महंगी से महंगी वस्तु है, मतलब एक वस्तु को जो आपने 1000 रुपये दिखाए हैं कि 1000 रुपये खरीदी गई है भैया, 1000 रुपये बिल लगा दिया, और वो सर्च मारेंगे, फिर ये ऑडिटिंग का मतलब है क्या, ये सर्च मारेंगे कि ये जो वस्तु है, ये सबसे अच्छी वस्तु कितनी महंगी है, यानी कि ये सबसे अच्छी ब्रांड है, इस वस्तु को मतलब 900 रुपये में दे रही है, सबसे अच्छी, मतलब हमें 700 में मिल रही है ये चीज़, हमें 600 में मिल रही है, हमें 750 मिल रही है, 800 भी में मिल रही है, लेकिन सबसे अच्छी ब्रांड हमें जो सबसे महंगी ब्रांड है वो 900 रुपये में दे रही है। लेकिन इनने 1000 रुपये में कैसे दिखा दी इसको, ये कहाँ से खरीद के लेके आए, तो जिस कंपनी ने इनको 1000 रुपये की दी है उस कंपनी के बारे में जानकारी दी जाएगी, भाई ये तो भाई सबसे महंगी जो कंपनी है वो 900 रुपये बेच रही है, तो ये कौन सी कंपनी है, तो पर पता चलेगी। अगर मान लिया ऐसा करा गया, तो ऐसा होता है, सरकारी अधिकारी ऐसे करते हैं कि अपने रिश्तेदारों से किसी कह देते हैं कंपनी बनवा लेते हैं, फर्जी कंपनी बनवाई, जल्दी फटाफट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, और कंपनी ने मतलब इस कंपनी ने क्या करा, इससे सामान खरीदा 900 वाली से, और इनको 1000 रुपये बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया बीच में। ठीक, तो इनकी जानकारी होगी भैया ये 1000 रुपये कहाँ, जब सब लोग सबसे महंगी, यानी कोई 600 की भी मिल रही है, हमें वस्तु 700 की मिल रही है, लेकिन हम सबसे महंगी भी खरीदनी है तब भी 900 रुपये मिलेगी। आपने 1000 रुपये की लगा दी है, तो ये 1000 रुपये की जो आपने लगा दी है किस कंपनी से खरीदी, इस कंपनी से खरीदी। इस कंपनी के मालिक कौन है भैया, ये है। ये कब बनी, अभी देखा 2-3 महीने पहले बनी है, या 4 महीने पहले बनी है, या 1 साल के अंदर कंपनी बनी है, और इसकी जो ओनर वगैरह कौन है, उसका किसी से लिंक निकल रहा है, किसी राजनेता से किसी से लिंक निकल रहा है, तो ये लेखा परीक्षण करते हैं, ये मतलब काम करते हैं। और क्या काम करेंगे, ये ऐसे कर परीक्षण करेंगे, और राज्यों में मतलब केंद्र में जब काम हो जाएगा उसके बाद में सब कुछ देखेंगे, जहाँ पाया जाएगा अच्छा ये नेता ऐसे जुड़े हुए हैं, यानी कि एक फर्जी कंपनी बनाई गई, तो वहाँ पर वो रिपोर्ट में लिखते रहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन वहाँ पे उनको अधिकारी को नोट करते रहेंगे कि कलम की वहाँ पे ताकत दिखाएंगे कि हमें कैसे करके आपको मतलब यानी कि अधिकारियों की थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए कि जब लेखा परीक्षण हमारा लेखा परीक्षण करेंगे आके, तो हमें उसमें उजागर कर दिया जाएगा, और हमारे समाज में आलोचना होगी, हमारी नौकरी की संकट पड़ जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसलिए उन्होंने बात कर रहे हैं, हम लोग आगे देखेंगे सरकार जब ये रिपोर्ट तैयार करेंगे तो इनकी रिपोर्ट से क्या असर पड़ रहा है, सही भ्रष्टाचार रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, या रुका है अभी तक, ये तो आपको पता ही है कि भ्रष्टाचार किस लेवल का चल रहा है, किस लेवल का नहीं चल रहा है। लेकिन पद है, संविधान में प्रावधान है, हमें पढ़ना हमारी मतलब मजबूरी भी कह सकते हैं और समझदारी भी कह सकते हैं कि हमें पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें ज्ञान उस चीज़ का कि एक पद तो ऐसा बना रखा है, आप लोग उस पर नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ऑडिटिंग ये केंद्र सरकार में ही कर सकते हैं, राज्य सरकारों में अकाउंटिंग भी करेंगे कैग, और ये भी करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि कैग जा के हर राज्य में अकाउंटिंग करने बैठे हैं खर्चे, तो कैग इनके नीचे बहुत सारे लोग लगे होते हैं, पूरी फौज लगी होती है बहुत, ये सबके मतलब ये हेड है उनके,
कैग, ये जो कैग है ये हेड है, बाकी इनके नीचे बहुत फौज लोग जो राज्यों में अकाउंटिंग कर रही है, उसके बाद वो ऑडिटिंग भी कर रही है राज्यों में। और केंद्र में क्या हो रहा है, केंद्र में सिर्फ ऑडिटिंग हो रही है, ध्यान रखना है बस आपको, केंद्र में ऑडिटिंग होगी। ऑडिटिंग का मतलब लेखा परीक्षण, ठीक, और इसका मतलब लेखा अंकन, लेखांकन, इसका लिखना लिखना कि फटाफट क्या खर्च हुआ लिखते रहो, अभी लिखते हो, बस अकाउंट बनाते रहो ठीक से, ताकि हम भूल ना जाए कल को, इतना ध्यान रखना है। हालांकि 1976 से पहले, 1976 से पहले इसमें भी, केंद्र में भी, यानी कि जहाँ लेखा परीक्षण लिखा है इसमें भी वो होती थी अकाउंटिंग को ए और सी लिखते हैं ऐसे करके, तो लेखा इसमें भी अकाउंटिंग होती थी 1976 से पहले, ठीक है। बाद में ये जो कैग अधिनियम 1971 है, कैग अधिनियम 1976 में इसमें संशोधन करा गया, यानी कि कैग अधिनियम 1971 में जो है 1971 में 1976 में, ठीक, क्या बोला हूँ, यानी कि 1976 में, यानी जो कैग एक्ट जो 1971 है, यानी इस एक्ट में 1976 में, अब समझ में आ गया होगा, संशोधन करा गया कि भाई इसमें जो केंद्र में होगा, केंद्र में खाली ऑडिटिंग कर सकते हैं, लेखांकन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग वाली बात नहीं है कि पहले अकाउंटिंग भी होती थी इसमें और ऑडिटिंग भी होती थी जैसे राज्यों में हो रही है, लेकिन बाद में संशोधन करके इसमें हटा दिया गया। ऑडिटिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या बात करें, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यानी कि भारत की जो संचित निधि है, इससे जो पैसा खर्च हो रहा है, निकाल रहे हो आप, ठीक है, उस धन का लेखा परीक्षण करेंगे, और राज्यों में इन तीनों निधियों से जो आप निकाल रहे हो उसका अकाउंटिंग भी करेंगे और लेखा अकाउंटिंग भी करेंगे और लेखा परीक्षण भी करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम सरकारी कंपनियों द्वारा खर्च धन का लेखा परीक्षण, यानी कि देखो मेन काम ध्यान रखना, देखो लेखा परीक्षण, इसमें भी, यहाँ भी लेखा परीक्षण लिखा हुआ है, यहाँ भी लेखा परीक्षण लिखा हुआ है, इसमें भी ये परी डॉट लगाई, ये भी लेखा परीक्षण लिखा है, ठीक है, और ये भी लेखा परीक्षण लिखा हुआ है। तो यानी ध्यान रखना इनका काम लेखा परीक्षण ही करना है, सिर्फ ध्यान रखना राज्य में सिर्फ अकाउंटिंग भी करेंगे, राज्य में लेखा परीक्षण तो करेंगे लेकिन राज्य में अकाउंटिंग करेंगे, बाकी सब देखो लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षण, केवल राज्य में अकाउंटिंग भी करेंगे, ध्यान रखना है। तो इसलिए ध्यान रखना। अब सरकारी कंपनियां हैं, आपको पता ही बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, ONGC है, HAL है, ठीक है, और ये सब लिमिटेड है, और पेट्रोलियम लिमिटेड है, ये सब जो लिमिटेड कंपनियां हैं, जो निगम कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, जो महारत्न, नवरत्न सब कंपनियां हैं, तो सरकारी कंपनियों द्वारा जो खर्च करा जा रहा है धन वगैरह, उसका लेखा परीक्षण करेंगे, ठीक। तो कोल लिमिटेड वाली कंपनी है वो हम देखते हैं, वो सब जो कंपनी सरकारी कंपनी आपको पता ही, तो सरकारी कंपनी इतना ध्यान रखना, सरकारी कंपनी भी जो खर्च कर रही हैं वो भी इसके अंडर में आएंगी, ये उनका ऑडिटिंग कर सकती हैं, ठीक, ऑडिटिंग ना कि अकाउंटिंग। संसद द्वारा, अब देखो क्या हुआ था कि कई बार संसद द्वारा निर्मित सरकारी कंपनी, जैसे हम निगम बोलते हैं, सरकारी कंपनी ना जैसे निगम बोलते हैं, कॉर्पोरेट बोलते हैं, तो संसद अगर कभी जैसे दामोदर घाटी वाली हम देखें, दामोदर घाटी निगम बनाया था, तो ये जो संसद के द्वारा जब कानून पारित करके कोई कंपनी बनाई जा रही है, ठीक है, तो उस संसद द्वारा जो निर्मित कंपनी है उसका लेखा परीक्षण कर सकता है क्या, लेकिन कब कर सकता है, यदि उसी टाइम जब संसद में बन रहा हो, यदि मंजूरी दी हो। इसका मतलब क्या है, जब संसद में वो कंपनी बन रही है, संसद में उस कानून बात चल रही है, तो उसी संसद के दौरान ही जैसे संसद में ये बन रहा है, यहाँ पर ये एक कंपनी बनाई जा रही है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया दामोदर घाटी निगम वाला, तो वो एग्जाम बन रही है, अगर उसी में ऐसे लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके कि हाँ इसका भी कैग कर सकती है परीक्षण, ठीक है, जब इस लिख दिया उसमें कि कैग इसका परीक्षण कर सकती है, लेखा परीक्षण कर सकती है, तो उसका करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि अगर जब संसद ने कोई कंपनी ऐसे बनाई है, अगर तभी दौरान उसमें लिख दिया गया कि वो कर सकती है, और लिख दिया कि कैग इसका लेखा परीक्षण नहीं कर सकती, तो कैग उसका लेखा परीक्षण नहीं करेगी, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब जैसा था ना कि वो अब सहायता के लिए बन रहे हैं लोग, आर्थिक सहायता पब्लिक को देना है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई कि ऐसे तो नहीं, उद्देश्य हमारा थोड़ा ना बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, हम तो ये सब कंपनियाँ बना रहे हैं, संसद में पास हो रही है, ये जनता की भलाई के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक, इस वजह से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसमें कैग को हम बाहर रखते हैं। अगर हमारा कहीं ऐसे आय हो रही थी इससे, तो हम कैग परीक्षण कर सकता है इसका। तो जब ऐसी योजना कुछ होती है तो उसको कैग से बाहर रखा जाता है, कैग नहीं देखता अमूमन, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर लिख देते तो कैग की बस कैग की जिम्मेदारी कहेगा कि भाई यहाँ पर जो ये दामोदर घाटी जो निगम बनाया जा रहा है, भले ही तुम दूसरे के लिए बना रहे हो, अपने लिए नहीं आय, इसमें कुछ तुम्हारी आय नहीं होगी, लेकिन वही बात है जब बना रहे हैं तो उसमें जो सीमेंट लग रहा है, चीज़ें लग रही हैं, सब कुछ लग रही हैं, तो उसमें ही बड़ा चढ़ा के वही बिल बनाना, वो भी तो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आय वाय का नहीं, तो इसलिए अगर संसद अगर निर्मित कर देगी उसमें बनाने की कंपनी, तो उसमें बीच में डाल देगी, संसद के बहुमत से पारित होगा तो उसमें डाल दिया जाएगा कि हाँ कैग इसका परीक्षण कर सकते हैं, तो करेंगे, ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना जो संसद द्वारा निर्मित कंपनी। अब 5वां पॉइंट समझ लेते हैं कि PPP का मतलब क्या हुआ, बताइए होगा, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है ना, यानी साझेदारी इसमें होती है। किन किन की साझेदारी होती है, यानी कि राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार वाले कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और प्राइवेट किसी निजी कंपनी की और भागीदारी होती है। तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक तो सरकार हो गई, प्राइवेट हो गई, और पार्टनरशिप का मतलब इन दोनों की साझेदारी से। तो ऐसे कोई कंपनियां हैं, ठीक है, तो वो जो कंपनियां उनका लेखा परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट वाले में हाथ नहीं डाल सकते। कैग प्राइवेट के लिए प्राइवेट का भ्रष्टाचार नहीं रोकेगा, हमने पहले बात करी है, सरकारी भ्रष्टाचार रोकने के लिए पद है, तो प्राइवेट का तो पद नहीं रोकेगा, प्राइवेट का भ्रष्टाचार तो नहीं रोकेगा, लेकिन हाँ कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो सरकार से मिलजुल के कहीं पे काम कर रही है किसी परियोजना पे, तो उसका लेखा परीक्षण कैग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, जैसे जो चेन्नई बंदरगाह बनाया गया था, अगर ध्यान हो तो चेन्नई बंदरगाह है, जो चेन्नई बंदरगाह ठीक ठाक बहुत बड़ा हुआ है, दूसरा विश्व भारत का दूसरा है ना, मुंबई के बाद, मुंबई पोर्ट के बाद चेन्नई जो पोर्ट बनाया गया, तो इस पोर्ट में जवाहरलाल नेहरू जो ट्रस्ट पोर्ट है वो, और हमने पता है कि ब्रिटिश का एक P&O पोर्ट जो है, तो ये कंपनी है, ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की कंपनी हमारी है, ट्रस्ट पोर्ट की लगी, और वहाँ पर क्या लगा, सॉरी ये सरकारी हो गई, और ब्रिटिश की कंपनी कौन सी, P&O आ गई, ठीक, यानी कि जवाहरलाल नेहरू वाली जो कंपनी पोर्ट की कंपनी बनाते हैं, तो वो और ये पब्लिक प्राइवेट, यानी कि पब्लिक ही हो गया, प्राइवेट इनकी पार्टनरशिप हुई, तो ये बना जाके चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, उन्होंने मिलकर दोनों ने बनाया। तो एक एग्जांपल ऐसा हमारा निकलता है। बाकी जैसे हमें एक दूसरा एग्जांपल समझना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, तो कोविड-19 में आपको ध्यान होगा कि सरकारी जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने वैक्सीन बनाई, फिर सरकार कंपनी ने उनसे ली, और हमें जो आम जनता है उनको रियायती दरों पे, बहुत कम दरों पे उनको वैक्सीन मिली। ये भी बात हो, यानी कि वो पब्लिक और प्राइवेट का पार्टनरशिप हुआ, प्राइवेट वाले ने वैक्सीन बनाया, सरकार उनको बेच रही लोगों तक कम दामों में, वरना जो प्राइवेट जब बनाएगी तो वो अच्छे खासे महंगी होगी, और कोरोना जैसी स्थितियों में तो प्राइवेट कंपनियाँ और फ़ायदा उठाती हैं, आपको पता होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका मतलब हो गया, यानी ऐसी कंपनी कोई कंपनी जहाँ पे सरकार का थोड़ा बहुत भी शेयर है, शेयर सरकार रखती है, अपना राजस्व वहाँ पे रखती है, तो इसलिए वहाँ पे कैग जो हो उसका भी लेखा परीक्षण कर सकते हैं। तो ये कार्य शक्तियों में मिलता जाना। इसके बाद अभी अगली क्लास में हम लोग ठीक से समझेंगे जो लेखा परीक्षण है वो किन किन प्रकार से, 3 प्रकार से हो सकता है। अनुपालन वाला हम समझेंगे क्या है, वो सब कुछ आगे समझेंगे, और हम देखेंगे कि ठीक से क्या पता है इनसे जो भ्रष्टाचार को सही से रोक पाते हैं। और ये जब ठीक है ये पता कर लेते हैं कि हाँ इन्होंने ये बिल फर्जी बनाया है, ये बिल फर्जी बनाया है, इससे फर्जी दिया है, ये भ्रष्टाचार इन्होंने देख लिया, कैग को पता चल गया यहाँ भ्रष्ट अधिकारी इन्होंने भ्रष्टता करी है ऐसी, तो रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, उस रिपोर्ट का आगे क्या होगा, उससे फाइनल को रिजल्ट निकल रहा है नहीं निकल रहा है, पीछे कभी कोई रिजल्ट निकल चुके नहीं निकल चुके, ठीक है, ये इसका पद कितना ज़रूरी है या पद है नहीं ज़रूरी। कैग के पद की आलोचना भी होती है, इसकी कैग का पद है जो, इसकी आलोचना भी होती है कि भैया ये पद नहीं होना चाहिए। फिर इससे अधिकारी डरे हुए रहेंगे कि पता चले हमारे कलम हमसे कौन सा खर्चा हो गया और कैग ने हम पे नज़र डाल दी, और कैग ने कह दिया भैया इन्हें खर्चे कराए, गलत खर्चे कराए, तो हम पे लेने के देने पड़ जाएंगे हमें, तो इससे अधिकारी डरेंगे, ठीक है। तो वो कुछ लोग मना भी करते हैं कि भाई कैग का पद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिकारी निर्भीकतापूर्वक काम नहीं कर पाएंगे, डर में रह के काम करेंगे, और डर में रह के काम करेंगे तो वो कुशलता बाहर नहीं आ पाएगी, जो उनकी कुशलता आनी चाहिए। अब कितना सच है कितना नहीं है वो व्यवहारिक तौर पे सब आपको पता ही है, हमें पढ़ना है खिलाफ, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अब हम अगली क्लास में इनको थोड़ा कैग को और बढ़ाएंगे, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, तभी आप इसको इतना समझें, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आगे बढ़ने में थोड़ा परेशानी होगी। बाकी अगर वही बता रहा हूँ कि चैनल में आप थोड़े नए हो तो आपको वीडियोज़ और मिल जाएंगी ज्योग्राफी की, और बाकी और सब भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इस टाइम UN थोड़ा एक संस्था ज़्यादा चर्चित चल रही है, तो हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, और हम लोग साइंस की क्लास भी थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लें। मैं अभी अलग अलग विषयों की क्लास इसलिए बना रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा रुक जाइए अगर जानने वाले हैं तो लोग, मैं अलग अलग क्लास की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पर आपको कंटेंट कैसा मिलेगा, मतलब उसका जो भारीपन है, वेटेज है, उसको वो कैसे मिलेगा कि आप जो यहाँ पढ़ने अगर आएंगे या देखेंगे। हालांकि वो बोर्ड आजकल की दुनिया इस टाइम ऐसे चल रही है कि बोर्ड चल रहे हैं, पैनल वाले बोर्ड चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड चल रहे हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आसानी रहती है, सहूलियत रहती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि इसी बोर्ड पर मैं आपको कितना कुछ अच्छे से अच्छा दे पाऊँ, तो कंटेंट आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि ज्योग्राफी का कंटेंट कैसा है, कि ठीक मिल रहा है हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, पॉलिटी का कंटेंट कैसा है, या हिस्ट्री का कंटेंट कैसा है, या साइंस एंड टेक जो क्लास लेके आने वाला हूँ उसका कंटेंट कैसा है। जब आपको एक बार कंटेंट ठीक से पता चल जाएगा, आप ठीक से एक बार जुड़ जाएंगे, तब आपको फिर ठीक से मतलब क्रम से आपको वीडियो मिलने लगेंगे, टाइम टेबल के हिसाब से वीडियो मिलने लगेंगे कि इस दिन इस विषय की, या हो सकता है किसी दिन में 2 वीडियोस, या फिर जैसे भी होगा। टेस्ट भी हम कुछ कंडक्ट करने की सोचेंगे, उसको भी कुछ आइडिया सोचेंगे कैसे करके टेस्ट लिया जाए। तो कोशिश मेरी ऐसी रहेगी, मैं ऐसे कर के आपको वीडियोज़ लाऊँ, और आपके GS का जो सेक्शन है वो अच्छे से करा दूँ। करंट अफेयर की जो चीज़ है वो शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, किसी और माध्यम से, तो मैं आपको पूरा कराता रहूँ।
तो आप तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। और कोशिश करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर तो दूसरों तक भी साझा करिएगा, और लाइक या कमेंट और सब्सक्राइब वाली बात तो आपको पता ही है कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जुड़ेंगे। बाकी सब्सक्राइबर अगर कम दिख रहे हैं आपको तो उससे आप मतलब कोई डरिएगा मत, मैंने किसी से कोशिश नहीं करी रीच करने की कि आप लोग सब्सक्राइब करिए। बाकी जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, अदरवाइज आप लोग जुड़े रहिए। जो भी जितने लोग 10, 5, 15, 20 लोग अभी देख रहे हैं आप उसको प्रॉपर देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।